मैं कहाँ पर हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरे साथ कौन है उनका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। किस जगह पर हैं उसका जिक्र भी मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद ये खबर बेहद अहम है जिसके ऊपर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ जो शख्स हैं उस लड़की के पिताजी हैं जिसके बयान पर पोक्सो एक्ट लगा हुआ है रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ रहे हैं ब्रजभूषण शरण, उनके केस में। पूरा देश जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, क्योंकि पोक्सो एक्ट इस केस में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है, जिसके ऊपर इस केस का भविष्य टिका हुआ है, जिसके ऊपर टिका हुआ है ब्रजभूषण का भविष्य, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ चीजें कब से शुरू हुई, आपके नोटिस में कब आया ये कि कोई छेड़छाड़ हुई है? सर देखिए, मेरे नोटिस में जब आया, जब ये पहली बार धरने बैठे थे ना बच्चे, तब हम टीवी देख रहे थे सारे बैठ के, पूरा परिवार, और ये बातचीत हो रही थी क्या कोई चीज इतनी हद तक गई हुई है, क्योंकि हम कुश्ती में जुड़े हैं, हम तो नए हैं अभी भी, 1-2 कैंप अटेंड किया बेटी ने। मुझे भी इतना चीजों का पता नहीं होता कि, क्योंकि बच्चे रहते कैंप के अंदर, सारी हकीकत सारे फसाने सिर्फ बच्चों को पता है जो कैंप के अंदर है। जब ये चीजें हुई तो सारे हम बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मेरी बच्ची थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, घर की बात है? हाँ, घर की बात है, घर में टीवी पे देख रहे थे हम सारी चीजें। 18 जनवरी की बात है। हाँ जी। तो वही, माँ बेटा क्या बात हुई, क्यों डिस्टर्ब हो गई? उसने कुछ नहीं कहा मेरे को। फिर अगले दिन बैठ के फिर वही चीज चल रही थी, क्योंकि लगातार मीडिया के अंदर वही चीज आ रही है, तो अगले दिन रोने लगी। मैं बेटा बात क्या है, जब भी ये चीजें आ रही है, आप देखिए, आप 2 दिन से मैं देख रहा हूँ गुमसुम हो, आवाज रो भी रहे हो। फिर उसने बताया, बोला पापा इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ भी कुछ चीज गलत हुई है। जब मैंने ये चीज सुनी ना कि उसके साथ भी कुछ चीज गलत हुई है, कुछ चीज सिर्फ सुनी थी, मैं कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर के अंदर जान ही नहीं है। बेटी ने आपको कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है? हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है पापा। तो आप फील कर सकते हो सिर्फ, लेकिन मेरे शरीर के अंदर ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं है, हवा नहीं, शरीर के अंदर कुछ भी नहीं, खत्म हो गया शरीर, सुन्न हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि कोमा हो गया, कोमा में चला गया बिल्कुल। कुछ सेकंड के बाद अपने होश में आया, बेटा बात क्या है, क्या चीजें हुई हैं, वो बताओ मेरे को। फिर उसने कुछ चीज ऐसी बताई जिसको सुन के अचंभा हुआ कि आधुनिक युग के अंदर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मुझे भी खुद यकीन नहीं होगी, इतनी वहां पर ऐसी चीजें, माहौल है, बच्चे हैं, लड़कियां, सारी चीजें, उसके बावजूद भी इस तरह की बात हो गई है। सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर कहाँ सुरक्षा है नेशनल कैंप में, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने बच्चे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या बेटी ने ये बताया, और समझा जा सकता है एक बाप की स्थिति क्या हो सकती है, क्या मानसिक स्थिति हो सकती है? उसके बाद आपके दिमाग में पहली जो चीज आई वो क्या आई कि आपको क्या करना चाहिए? एकदम से एक चीज आई कि वो इतनी एक चीज गलत होगी, तो इतना गुस्सा आया कि उसको अपने हाथों से पकड़ के मार दूं, ब्रजभूषण को। हाँ, अपने हाथों से पकड़ के मार दूं कि उसने इतनी चीजें गलती हो गई है, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ। बच्चों से बढ़ के मेरे लिए क्या है, खास करके बेटी। ठीक हम बात है, बोलते बेटियां सबकी समान होती हैं। बेटियां सबकी समान है, घर के अंदर कोई बेटी होती है तो क्या बोला जाता है कि लक्ष्मी आई आपके घर में, जन्म होता है तो कहा जाता है लक्ष्मी का जन्म हुआ। कोई शुभ कार्य होता है तो कलावा बेटी से ही बंधवाया सबसे जाता है। पहले काम हम घर की नींव रखते हैं तो बेटी के हाथों से काम करवाते हैं, दरवाजे होते हैं तो बेटी के हाथों से काम होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है तो लक्ष्मी और बेटी का बराबर रूप दिया जाता है। अगर घर की लक्ष्मी के साथ ही ऐसी चीज हो गई है तो जीने का फायदा क्या है?
उसको हाथों से मार दो, चाहे बेशक मेरे को कोई फांसी पे चढ़ा दे, मरने के लिए तैयार हूँ। कम से कम ये तो रहेगी कि हाँ मैंने कोई चीज की है, कि अगर बेटी बेटी के साथ कोई गलत हुआ तो मैंने उसका बदला लिया। उसके बाद क्या पुलिस में जाने का ख्याल आया आपके दिमाग में कि मुझे पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए? 2-3 दिन तो घर के अंदर माहौल ऐसा हुआ, खाना ना पानी ना, क्योंकि एकदम एक इतनी बड़ी चीज मिली है। मैं अपने समाज के अंदर 3 प्रकार के हैं, गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग। अब मैं तो सर गरीब घर से है, मध्यम भी नहीं है। अपना मकान बेच करके अपनी बेटी की पहलवानी करवा रहा हूँ। बड़ी बात है, मकान बेच करके अपनी बेटी को पहलवान बनाना चाहते। मेरे 2 मकान थे, दूध का काम करता था, लेकिन वही सुबह शाम दूध का काम है, बिजनेस है, वही सुबह शाम प्रैक्टिस है। एक रास्ता चुन लो, चाहे तो पैसा देख लो या फिर बच्चे। मैंने अपने दोनों मकान बेच करके एक मकान लिया, जो पैसे बच गए उससे अपने बच्चे की पहलवानी करवा रहा हूँ। सिर्फ ये सपना है कि जिस प्रकार साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, सुशील कुमार ओलंपिक में मेडल डालते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जब हमारे बच्चे गोल्ड जीतते हैं, जब देश का झंडा चलता है, तो जो खुशी होती है सिर्फ वो खुशी महसूस करनी है। चाहते हैं आप भी कि आपकी बेटी तिरंगे के साथ नजर आए इंटरनेशनल पूरा देश देखे, पूरे देश। वो मेरी बेटी नहीं है। जब कोई भी खिलाड़ी, कुश्ती में नहीं, हर खेल के अंदर जब कोई भी खिलाड़ी बाहर जाता है और वो देश का तिरंगा उठाता है, तो पूरे देश का बच्चा है, पूरे देश का सम्मान है वो। ना कि उसे एक माता का, पिता का, एक परिवार का सम्मान नहीं है, वो पूरे देश का सम्मान होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी देश के लिए नाज करे, सम्मान करे। आप उसके बाद जब ये घटना हुई, आप 2-3 दिन तक, लाजमी सी बात, बड़े बहुत बड़ी आपके लिए तो शॉकिंग ये बात थी कि हिलाने वाली आपको अंदर तक एक बेटी जब बाप को कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था जिसके अंदर हजारों जान गई थी, लेकिन एक उससे भी बड़ा भूकंप मेरे अंदर आएगी जिसमें मेरी जान चली गई। अगर मेरे अंदर का भूकंप, अगर आप ये होता ना कि अंदर से भूकंप निकल के बाहर रख दो, तो मेरे को लगता है कि आधा इंडिया मर जाता। एक इतना जोर का भूकंप मेरे अंदर आया था उस टाइम पे। उसके बाद अगला कदम क्या रहा आपका? अगला कदम हमने घर में डिस्कस करी, बेटा क्या क्या बात हुई, सारी चीजें उसने बताई, पापा ऐसे ऐसे बात हुई है। मैं बोला ठीक है भाई, अब मैं गरीब घर का आदमी हूँ, वो एक बहुत बड़ी चीज है। देखो मेरी अकेले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं, क्योंकि उसी दौरान वो जो कमेटी वाली चीजें हुई हैं, वो सारी बातें हुई हैं, वो 2 दिन में वो चीज उठ गई थी धरने से। कमेटी ने आश्वासन दिया था कि भाई हम करेंगे, तो मैं सोचा चलो एक बार ये चीज हो रही है, एक बार इनको करने दो। जब तक मैंने हौसला लिया तब तक वो चीज खत्म होगी धरने वाली। तो फिर हमने भी चलो बेटा मैं कोई बात नहीं, जो हो गया उसमें मिट्टी डालो, अपनी प्रैक्टिस करो। अब हर घड़ी हर सांस में आपके साथ मोटिवेट करना भी जरूरी था, नहीं तो उसके दिमाग में वही चीजें, वो बिल्कुल डिप्रेशन में थी। मैं बेटा कोई नहीं, देखो जो चीज होगी आपने मेरे को बताया नहीं। फिर सबसे बड़ी गलती तो ये कि आप उसी वक्त बताते। उसे बोला पापा मैं डर गई थी। एक बड़ा सस्पेंस है कुछ चीजों को लेकर, लोग भी जानना चाहते हैं ये घटना कहाँ की थी जो जिसका जिक्र किया गया है? ये रांची की घटना थी सर। कौन सा कैंप था रांची में? रांची इधर नेशनल हुआ था। नेशनल कैंप था रांची में। फिर उसके तारीख कुछ याद है आपको? तारीख तो सर अभी लास्ट ईयर की बात थी। लास्ट ईयर की बात है, जब कुछ चीजें वहां पे गलत हुई, कुछ चीजें फिर उसने बताया कि जब लखनऊ में जो ट्रायल हुआ था ना, उसके अंदर उसकी कुश्ती जो फाइनल कुश्ती थी, वो जानबूझ के उसको हरवा दिया कुश्ती में। अच्छा, वहां भी पार्शलिटी हुई? सरेआम पार्शलिटी हुई थी। इस चीज की वीडियो भी सारी चीजें हैं। पार्शलिटी हुई है तो हुई है। पार्शलिटी होने पर वो कुश्ती हार गई तो बिल्कुल टूट गई थी अंदर से। बोला मैंने पूरा 1 साल मेहनत करी है। उससे पहले उसकी कमर का ऑपरेशन हुआ था, रीढ़ की हड्डी का। डॉक्टर ने उसकी रीढ़ की हड्डी को काट करके उसका एक टुकड़ा निकाला था बाहर, और डॉक्टर ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया था कि भाई आप कुश्ती तो छोड़ दो, स्पोर्ट्स कोई भी हो छोड़ दो, घरेलू काम के लिए भी इसको आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये कोई बाल्टी ना उठा ले ज्यादा भारी, कोई वेट का काम ना कर दे। अगर ये काम करती है तो ये पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो जाएगी। उसके बावजूद आप लोगों ने जो प्रैक्टिस जारी रखी और देखो मैंने उसमें भी हिम्मत हार गया था। मैं बेटा कोई बात नहीं, दुनिया जो खेलता हर कोई ओलंपियन नहीं होता, क्या पता तेरी किस्मत में इतनी ही चीज हो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने मेरे को हिम्मत दी। बोला नहीं पापा, अगर पैरालाइज होगा, दुनिया पैरालाइज भी होती है,
मैं पैरा ओलंपिक की तैयारी करूंगा। संग्राम सिंह एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर रहे, रेसलर हैं। हाँ उनका एग्जांपल है कि वो सेम स्थिति में थे और उन्होंने अपने आप को दोबारा से मेंटेन किया और आज भी कामयाब। देखो मेरी बेटी ने मेरे को मोटिवेट किया इस चीज के लिए, ना कि मैं को कि मैंने नहीं, मेरी बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही। उसने 1.5 साल प्रैक्टिस करी, पहले कमर की प्रैक्टिस करी 8-8 घंटे दिन के अंदर उसने, या रात को भी उसने उठ कर कमर की एक्सरसाइजें करी। 6 महीने बाद उसकी कमर ठीक हुई, फिर धीरे धीरे उसने ठीक। 1.5 साल के अंदर उसने दोबारा इतनी मेहनत करी। फिर जब नेशनल हुआ 2022 वाला, उसने वो एक तरफा जीता नेशनल के अंदर गोल्ड। तो बड़ी बात है कि एक ऐसी बीमारी से लड़के आना, दोबारा मैट पे आना और दोबारा से जो है ना अपने आप को प्रूव करना बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे खिलाड़ी धरने पर बैठे, आप लोग कैसे संपर्क में, कैसे जुड़ पाए इस पूरे मामले में एक दूसरे? देखो जब उसने मेरे को चीजें बताई, मेरे मन के अंदर ज्वालामुखी था कि तो बोलते गुस्सा कुदरत नहीं, ज्वालामुखी फूट रहा था। उसी दौरान फिर दोबारा से कुछ ये जो पहलवान धरने पर आए, ये बात हुई। फिर मैंने सोचा कि जब धरना चल रहा है, मेरी बेटी के साथ भी तो गलत हुआ है, तो क्यों ना मैं भी इनका ही हिस्सा बनूं, क्योंकि बेटी तो सबकी बराबर, वो भी बेटियां थी। जो पहलवान बेटियां जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, तो अब आपको संबल मिला है, तब आपकी हिम्मत हुई है तो कि मुझे मैं भी ये लगा कि आवाज उठाऊं। इतने बड़े लेवल की पहलवान है, वो भी तो बैठी है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है, तो क्यों ना इस कड़ी का एक हिस्सा बना जाए, क्योंकि गलत तो मेरी बेटी के साथ भी हुआ है। अगर हम पीछे हटेंगे तो फिर आगे आएगा कौन? फिर मैंने बिना किसी से कोई बातचीत की, बिना किसी से कोई दबाव में या कोई चीज, या बिना कोई सोच समझ के सीधे आगे मैं भी आपकी लड़ाई के साथ हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ भी हुई है। पुलिस ने क्या कहा जब आप पहली दफा पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गए, कंप्लेन लेकर गए? पुलिस का कैसा क्या व्यवहार था? पुलिस का रवैया ठीक था, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने गए, हमारी पहले चीजें सुनी कि बेटा क्या क्या चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, क्या बात हुई है, वो सारी बताओ। सभी की सुनी आराम से बैठ करके। अच्छा, फिर उन्होंने एप्लीकेशन ली हमारी, जो लिखित की एप्लीकेशन शिकायत जो हमारी, वो शिकायत ले ली। बोले ठीक है हम आपकी शिकायत ले रहे हैं, क्योंकि एक मामला है कि इतना हाई प्रोफाइल है, इतनी बड़ी चीज है, हम सीधे सीधे आपको ऐसे नहीं कर सकते, हम भी ऊपर लेवल पे बात करेंगे, सारी चीज करेंगे। जैसे पुलिस वालों ने कहा कि हाई प्रोफाइल मामला है तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऊपर अपने लेवल पे बात करेंगे। उसके फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली थी उन्होंने। उसके बावजूद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, जांच की बात कह दी गई। हाँ जी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आप लोगों को। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते कई दिन बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई। हाँ जी। क्या लगता नहीं कि आप मानते क्या पुलिस पर दबाव था किसी किस्म का कि कार्रवाई नहीं करनी? देखिए सर, आप, मैंने पहले ही बताया, मैं एक बहुत नीचे लेवल से का आदमी हूँ। ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि मैं इस मामले के अंदर अब क्या बताऊं, मेरे को चीजों का नॉलेज नहीं। पहली बार मेरे को ऐसे महसूस हो कि मैं इतने बड़े लेवल पे गया हूँ, इतनी बड़ी थाने के अंदर बैठा हूँ। ये चीज इतनी आम आदमी के लिए तो पुलिस चौकी बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी होती चीज है। कोई घर के बाहर से अगर कोई पुलिस वाला जाता है तो भी लोग सोचते क्या हमने तो कोई गलती नहीं कर दी, हमारे सामने घर के सामने क्यों खड़ा था, वो वैसे खड़ा होकर बात करता है। लेकिन जब गए हैं वहां पर के, तो जो टेंशन थी, जो चीज, वो सिर्फ हम लोगों को पता है, मेरे को पता है क्या भावना थी मेरी, क्या मनोदशा थी मेरी, कितना प्रेशर था इन सब चीजों का। परिवार भी काफी डिस्टर्ब रहा होगा। सब परिवार तो मेरा पूरे का पूरा ही डिस्टर्ब है। परिवार की बात आती, मेरे परिवार में हम 4 हैं, मैं, मेरी मिसेज, मेरी बेटी और मेरा बेटा। एक बड़ा अहम सवाल है, पिछले दिनों रोहतक में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक शख्स निकल के आते हैं, कहते हैं कि मैं लड़की का चाचा हूँ। देखिए मैं भी आपकी बात को यही में बीच में रोकता हूँ जी। उस शख्स ने बोला कि मैं लड़की का चाचा हूँ, जबकि हकीकत क्या है, वो लड़की का ताऊ है, चाचा नहीं है। अच्छा। हाँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, कुछ उसके बारे में मैं बात करता हूँ और कहा कि मिसगाइड कर रहे हैं। बीच में एक बार आपको रोक रहा हूँ जी, बुरा मत मानना। नहीं बताइए बताइए। पहले मैं वो चीज कर लिया, जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो लड़की का चाचा या ताऊ है, जबकि वो सगा है। अगर कहीं रिश्तेदारी से घूम फिर के कोई गांव कोई हो, फिर तो बंदा, हम ये चीज मानते हैं भाई उसको पता नहीं, वो छोटा उम्र में बड़ा है, लेकिन वो उसका सगा ताऊ है, चाचा नहीं है। ताऊ चाचा नहीं, ताऊ है। वो जो कि बार बार बोल रहा है कि मैं लड़की का चाचा हूँ, चाचा हूँ, नहीं, वो ताऊ है लड़की का। चलो, दूसरी बात ये है कि
उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए मीडिया को हाँ जी। और कहा कि आपको कुछ लोगों ने प्रभाव में ले रखा है और आपकी बेटी को भी प्रभाव में ले रखा है, पूरा परिवार कुछ लोगों के प्रभाव में है और ये कॉन्स्पिरेसी रच के ब्रजभूषण के खिलाफ जो है साजिश रची गई है कि उसको कैसे डिफेम किया जाए, कैसे उसको पद से हटाया जाए, कैसे उसको बिहाइंड द बार यानी कि जेल में भिजवाया जाए। ऐसा उनका कहना था कि साथ में बड़ा दावा किया कि आपकी जो बेटी है वो नाबालिग है ही नहीं। ये बहुत हाँ, बड़ी बात देखिए, उन्होंने कही। ये आपको आपके नहीं, आज पूरे देश के जहन में सवाल है। मेरे पास हर रोज मीडिया के फोन आ रहे हैं। एक तो मैं एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी लड़की जो है ना वो इतनी डिप्रेशन में गई हुई है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ दी। बोले नहीं पापा, किस मुंह से मैं समाज के सामने जाऊं। सब ये बोलेंगे कि जब इसका सगा ताऊ करके ये चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये झूठे हैं, चोर हैं। लेकिन मैं आपके भी आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूं, उनको कोई कानूनी अख्तियार मेरे ख्याल से नहीं सुप्रीम था ऐसा कोर्ट कुछ की ये कहने का। मैंने सीधी सवाल भी सीधी उठाया था। गाइडलाइंस थी ये। मैंने सवाल भी आप उठाया था किसी भी बच्चे का, नाबालिग और भी जो भी शिकायत करता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी शिकायतकर्ता का नाम पब्लिकली ले ही नहीं सकते। पॉक्सो एक्ट में तो और भी ज्यादा बिल्कुल सख्त हिदायतें हैं। बिल्कुल सख्त बाकायदा हिदायत सुप्रीम है, कोर्ट की पुलिस तरफ को से। भी है, उनको भी, हर किसी और को। इस केस में तो ये कहा गया था कि आप नाम ही नहीं ले सकते। कोर्ट किसी ने का भी भी नाम नहीं। पुलिस को भी गाइड किया गया था। ये पुलिस को भी गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, तो उसने 2-3 डॉक्यूमेंट दिखाए। क्या इस देश के किसी भी संविधान के अंदर, किसी कानून में यह लिखा हुआ है कि जो बच्चा रोहतक में पैदा होगा वो रोहतक में ही मरेगा? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई कानून है नहीं। जीवन मृत्यु पर तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे कोई ऊपर वाले की है कि। मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा पहलवानी का है। पंजाब में महीना 2-2 महीना में रुक के भी आता था पहलवानों के पास। जो ये घटनाक्रम हुआ ना, मेरी बेटी 2004 में पैदा हुई है, मना नहीं कर रही, पैदा हुई है वो। लेकिन सर नवंबर दिसंबर की बात है ये शायद, अभी देखो एग्जैक्टली डेट वो पता नहीं। नवंबर दिसंबर में मैं पंजाब गया था कुश्तियों में। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपनी मिसिज को भी ले जाएं, वो भी घूम फिर लेगी। अमूमन होता है, इंसान बाहर जा रहा है तो परिवार को साथ ले जाते हैं हम लोग, चलो इसी बहाने। उस वक्त गाड़ी नहीं थी मेरे हो जाएगी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हम गए बस में शाम को, अगले दिन सुबह कुश्तियों के लिए जाना है तो शाम को चलते हैं। शाम को गाड़ी में गए हैं हम, उसको लगी ठंड क्योंकि छोटा बच्चा था, वो 6-7 महीने की बेटी थी मेरी। अच्छा। वो बीमार हो गई। बीमार हुई तो वहां पे जाके वो बीमार, ठंड के कारण नमूनिया हो गई, वो गुजर गई। अच्छा, बेटी की डेथ हो गई। वो उस बेटी की डेथ हो गई। पीछे से ही मतलब किया कि भगवान पता नहीं इम्तिहान ले रहा है मेरा या क्या कर रहा है। मौसम तो ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हकीकत जो है, जो सस्पेंस बना हुआ है, कुछ चीजें सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रही हैं, कुछ बेसिर पैर की चीजें चल रही, वो साफ होनी चाहिए स्थिति, एक लोगों को क्लियर पता लगे। वो मेरी बेटी गुजर गई वहां पे। वहीं से हमारी समझ लो कि उल्टी गिनती शुरू होगी किस्मत की। इस भगवान ने खुशी दी, शादी हुई, जल्दी बेटी होगी, बहुत खुश थे हम। लेकिन कौन से साल का जिक्र कर रहे हैं आप? 2004 का। 2004 का, ठीक है। 2004 में वो बेटी गुजरी थी मेरी, गुजर गई। काफी दिन तक तो मेरी मिसेज ही इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे को एक बार ये लग गया था कहीं ये भी ना चली जाए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं घर पे बहुत कम रहा। मैं अपनी मिसेज को लेके घूमा हूँ, फिरा हूँ। धीरे धीरे उसका दिमाग सेट किया। उसी दौरान 2.5 साल के बाद क्या बनता है कि दिल्ली मेरे दोस्त हैं पहलवानी से रिलेटेड, उनके घर में प्रोग्राम था। अच्छा। मैं वहां गया था। मैं चलो वहां पे जागरण वगैरह है, मैं चलो चलते घूम के आते हैं। एक अच्छी जगह है, भक्ति, वो भक्ति लाइन में ही है। वो भगवान में पूजा पाठ में पूरा विश्वास करती है। तो एक दोस्त का था वहां पे जागरण वगैरह था, बोली मैं भी चलूंगी। डिलीवरी का टाइम था उस टाइम। मैं भाई क्यों चल रही है, कोई चीज होगी? बोली पीछे भी घर पे कोई नहीं, मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं फिर चलो वहां चलते हैं। चलो उस टाइम प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर ने बोल रहा था भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज हो जाएगी। ठीक है। मैं चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है, घर है ये तो है नहीं भाई, कहीं लंबा जाना, ये दिल्ली नजदीक है। मैं चलो चलते हैं। वहां पे जाकर के जैसे जागरण वगैरह चल रहा था तो वो कुछ ऐसी चीजें हुई, वो नाच गाने वाली, तो उसको वहां पे डिलीवरी हो गई। अच्छा, दिल्ली आपकी जो दूसरी बेटी जो हुई, हाँ, उनका बर्थ दिल्ली हुआ? इसका बर्थ दिल्ली हुआ है।
कौन सी तारीख थी? तारीख 2006 की बात है, दिसंबर की, अच्छा, ठीक है। 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2006 को आपकी 2006 की वहाँ पे बेटी पैदा होगी मेरी। तो क्या ये गुनाह हो गया? मैं रोहतक में रहता हूँ, अगर मेरी बेटी कहीं मिल गया हुआ हूँ प्रोग्राम में, क्या वो गुनाह हो गया? किसी की बेटी बस में पैदा होती है, किसी की बेटी हवाई जहाज वहीं पर डिलीवरी होती है, ट्रेन में भी होती परमात्मा की है, देन है, ये तो सड़कों पे भी होती है। तो क्या ये मेरा गुनाह था कि मैं दोस्त के घर से लगा वहाँ पे बेटी पैदा होगी? अगर ये गुनाह है तो ठीक है, मैं दोषी हूँ। सर्टिफिकेट भी दिल्ली का ही है। देखो, दिल्ली पैदा होगी तो आंध्र प्रदेश का कैसे बनेगा? ठीक बात है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए आपको अजीब भी लग सकता है क्योंकि जो जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कागज वहां मीडिया में दिखाए। उसने ठीक दिखा दी, चलो दिखाओ। उसने जो कागज दिखाए, मैं ये सारे कागज दिल्ली पुलिस को पहले ही दे चुका हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बड़ी बात है। ये कागज जो दिल्ली डेथ पुलिस के पास सर्टिफिकेट है, मैं दे चुका हूँ, पहले ही खुद दे चुका हूँ कि बस सर ऐसे ऐसे मेरी एक बेटी थी, वो गुजर गई थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट है, जो दूसरी बेटी है इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी जांच चल रही है। अच्छा, नाम आपने, मुझे पता लगा था कि जो बड़ी बेटी थी उसी के नाम पे छोटी बेटी को भी उसकी याद में वही नाम आपने रखा। मेरा पहला बच्चा था। अच्छा, कोई भी जीवन के अंदर पहली चीज होती है, जैसे माँ बाप है, जब पहली बार बच्चा माँ शब्द पापा शब्द बोलता है, क्या वो बोल सकते हैं हम? मेरी पहली बेटी थी, बहुत लाड रखी थी, 6-6.5 महीने की गुजर गई, लेकिन जीवन उस 6 महीने के अंदर जो उसने मेरे को जीवन सिखाया, एक जो बाप होने की खुशी क्या होती है, वो मैंने उससे सीखी। उसको गोद में लेके मैं चला हूँ, खिलाया है, अपनी छाती के लगा के सुलाया था उसको। फिर बेटी हुई है तो मैंने उसी का नाम रख दिया, भाई मेरी बेटी मेरे को दोबारा मिलेगी। आपके भाई ने इस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हमारी तो कोई दूसरी बेटी थी ही नहीं, एक देखो, ही पहली बात तो वो भाई नहीं, दूसरा मैं एक वो भी भिक्षण है, वो भी भिक्षण है। जैसे सदियों के नाम चला है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसके लिए विभीषण के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्यों मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अब दे रहा मैं है? इस चीज को भी क्या वो जो प्रकाश डालता हूँ, वो अक्यूज उन लोगों से कहीं कहीं इंप्रेशन में है, उनके मिला हुआ है? देखो वो चीज मैं नहीं बता सकता, ये तो वो चीज जानते हैं। लेकिन अगर उसने एक चीज बोली कि मैं चिंता करता हूँ मेरी बेटी की, मेरी भतीजी की, मेरे भाई को बहला लिया, अगर उसको लगता है मेरे को किसी ने बहका लिया, वो उसकी भतीजी है, तो क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता था? सीधी मेरे से कॉन्टेक्ट करता, मेरे घर पे आता, हमारी नाराजगी है। आप लोगों की आपस में बोलचाल मुझे पता लगा, पिछले 7-8 साल से हमारा घर में दोनों भाइयों का कोई आना जाना नहीं, किसी प्रकार कोई रिश्ता, कोई सुख दुख कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, भगवान उसको जहाँ रखे, खुश रखे। मेरे से बड़ा था, खुश रखे। अगर बड़े खुश हैं तो छोटे अपने आप ही खुश होते हैं। 7 साल 8 साल हो गए हमारे आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपके कहने का भाव ये है कुल मिला के लब्बुल आपकी, उसने आपको डिफेम करने के लिए ऐसा किया? हाँ, वो उसकी पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कहता कि वो किसी से संबंधित थी कोई चीज या कोई और थी, नहीं, ये सिर्फ वो जानता है। लेकिन उसने डॉक्यूमेंट बताए, मैंने डॉक्यूमेंट को आपको बताइए ये चीज ऐसी है। अब रही बात दूध के दूल्हे की, देखो अगर मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, उसके हिसाब से मेरी बेटी दूध की दूल्ही नहीं, तो सर दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है, मजबूरी है, ताकि लोगों को पता चले। रोहतक के किसी भी थाने में चले जाओ आप, किसी भी थाने में चले जाओ, उसका नाम लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके खिलाफ FIR आपको दर्ज मिलेगी। हरियाणा के रोहतक का जिक्र कर रहे हैं आप, रोहतक के पुलिस स्टेशन हाँ में जी। क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है क्या उनका? आप जाइए पता करो एक बार। वो तो खुद को बता रहे हैं कि मैं रेसलर था, मैं अच्छा रेसलर था। ये वो बता रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थानों में जाओ, किसी भी थाने में जाओ आप। मैं कोई पर्टिकुलर एक थाने में ये नहीं कहता कि अर्बन स्टेट में जाओ, मैं ये नहीं कहता गांधी कैंप में जाओ, मैं कहता आप आर्य नगर में जाओ, कहीं पे जाओ, किसी गाँव में जाओ, नहीं, रोहतक के इतने थाने हैं, थानों में जाओ। क्योंकि आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, कोई FIR करती तो वो ऑनलाइन करती है। ये पहले सिस्टम होते थे कि लोग पुलिस अपने रजिस्टर के अंदर बाई हैंड लिख लिया, कोई चीज हुई है वो चीज कैंसिल हो जाती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन पता करो थानों में कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई है कि वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैं दूध धुला हूँ, मेरे से तो शरीफ। एक बड़ा सवाल ये श्री राम है वो तो। करीब 30-32 दिन बाद वो अचानक से निकल कर आए हैं, पूरा मामला सारे देश में इंटरनेशनल लेवल तक खबरें चल रही हैं इसको लेकर इतने दिन बाद, बट उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर जो उनके पास भी नहीं था। होगा कैसे?
उसने बोला कि साथ पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला है कि ये हमारी बेटी है। तो 1 हफ्ते तक भाई कहाँ सो रहा था, मैं तो यही हूँ, मैं नहीं हूं तो मेरे फोन नंबर है, कांटेक्ट करो किसी से, मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे घर पे आओ, अगर इतनी ही भतीजी वाली बात थी तो घर पे आओ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई से डिस्कस भी किया था कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। दोबारा विषय पे लौटते हैं। जो मामला है, पहलवान बेटियां वहां बैठी रही, लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 28 तारीख को जो हुआ, मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कि बेहद शर्मनाक वो तस्वीरें थी जिनके गवाह जो है वो पूरा देश बना है। वो बेटियां जिनको तिरंगा लहराते देखते थे, उनको लाठियां खाते हुए जनता ने देखा। बिल्कुल। बड़ा गुस्सा भी, लोगों का एक रिएक्शन भी आया। उसके बाद वहां से तंबू उखाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम बैठने की परमिशन नहीं देंगे, आपने रूल वायलेशन किया रूल्स का, और आपने देखिए वो प्रशासन है, मैं इस चीज में बताना चाहता हूँ, वो प्रशासन है, वो पुलिस है। नहीं तो मैं चाहता किसी सरकार के खिलाफ कुछ हो, बोला नहीं जाता कि देखो मेरी लड़ाई न सरकार से है, न दिल्ली पुलिस से है, न किसी और राजनीतिक पार्टी से है, न किसी व्यक्ति विशेष से। मेरी लड़ाई, राजनीति का जिक्र किया, बार बार बयान आ रहे हैं लोगों के कि बोला राजनीति कर रहे हैं, खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए राजनीति बनी ही इस चीज के लिए कि कोई भी देश के अंदर मुद्दा उसके ऊपर खड़े हो जाए उठ करके। पक्ष विपक्ष दो चीज होती हैं। जो बच्चे खड़े हैं, क्या उन्हें राजनीति की आवश्यकता है? विनेश, साक्षी, बजरंग, ऐसा कौन सा मेडल है जो उन्होंने नहीं जीता? क्या बड़े नाम है इंटरनेशनल? क्या बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं जीता? क्या बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जीता? या बजरंग पुनिया ने वो सबसे बड़ा ओलंपिक है उसमें मेडल नहीं जीता? इतने मेडल जीतने के क्या बजरंग पुनिया बेरोजगार है? या बजरंग पुनिया के पास पैसे की कमी है, या शोहरत की कमी है? कुछ नहीं है ऐसा। तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई सच्चाई की है। अब आती है जो उस दिन काम हुआ, देखो प्रशासन है, प्रशासन को जो ठीक लगा, जो सही लगा प्रशासन को अपनी दृष्टि से, उसने वो काम कर दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव हो, कुछ नहीं, वो प्रशासन जानता है। लेकिन उसके पास जो आदेश होंगे या जो उन्हें ठीक लगा जाए, उन्होंने वो कार्य वो कर दी। आपने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। बिल्कुल, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, किसी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, गृह मंत्री, अपनी लड़ाई किसी से नहीं है। ना विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं, कांग्रेस है, आपकी लड़ाई भी किससे चीज है। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। जो चीज गलत हुआ है उस गलत को सही करने की लड़ाई है, ताकि आने वाले टाइम में जो अब गलत हो रहा है वो ठीक, आगे जाके वो दोबारा फिर से गलतियां ना दोहराई जाए। जितनी देरी हो रही है, क्या लगता है कि वो कहते हैं ना साफ मिलेगा? कि देर आए दुरुस्त आए, सहज पके सो मीठा। देखो हमने तो बचपन उम्मीद में है अभी भी। कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर, हमारे जो कोर्ट हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर आदमी को, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दखल दिया, जब एफआईआर जब दर्ज नहीं हो रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में। आप लोग गए थे और तब भी उसके आदेश के बाद पुलिस काफी सक्रिय हुआ तो कानून से ही, कानून साथ दे रहा है। अच्छी बात है। आपको न्यायिक प्रक्रिया पर, दिल्ली पुलिस पे पर भरोसा है, अच्छी बात है। भरोसा हर नागरिक होना भी चाहिए। देखो अगर आदमी पुलिस पे भरोसा नहीं करता, कोर्ट पे भरोसा नहीं करता, फिर भरोसा करेगा किस पे? न्याय तो वहीं से मिलना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि न्याय में देरी हो जाएगी, लेकिन न्याय तो होगा और होके रहेगा। मैं फिर से एक चीज दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंट वाली बात थी, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं अपने देश में समस्त जितनी भी मीडिया है उन सभी को ये संदेश दे रहा हूँ कि भाई वो डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस के पास हैं, वो जांच चल रही है, इंतजार करो जांच का। आपने खुद हैंड ओवर कर रखे, हमने खुद दे रखे हैं, जांच का इंतजार तो करो। पहले ही किसी को नाबालिग को बालिग मत घोषित करो, किसी को सही को गलत मत करो। आपकी बेटी की उम्र तब क्या थी जब ये घटनाक्रम हुआ, जो छेड़छाड़ का जो इंसिडेंट जो हुआ, तब क्या उम्र थी? उस वक्त लगभग 16 साल की थी। अब क्या उम्र है? अब 17 साल है। 17 साल मतलब अभी होगी, नाबालिग है अभी तक? अभी नाबालिग है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने दे रखे हैं जो
वो नाबालिग है। इसलिए मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। इस दौरान बहुत सारी मीडिया बंधु पत्रकार भाइयों ने मेरे पास फोन किया, मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम आपके साथ खड़े हैं। जो उन्होंने मुझे भी कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि मुझे वो चीजें देखकर ये लगता है कि जो हमारी मीडिया है देश का चौथा स्तंभ है, और जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता कि हकीकत क्या है। क्योंकि आप लोग पत्रकार हो, हर रोज चेहरे देखते हो, चेहरा देख के आप ये बता दोगे कि झूठ है सच है, या कितनी झूठ कितनी सच है व्यक्ति को आप चेहरे से बता दोगे। तो मुझे पूरे पत्रकार भाइयों पे, पूरी मीडिया पे ये पूरा भरोसा है कि जिस तरह आज मेरे साथ खड़े हैं, पूरा देश का नागरिक आपके साथ खड़ा है। और आज सोरम में खाप पंचायत हुई है। अभी सोरम में खाप पंचायत हुई है। खापों ने निर्णय लिया है कि हम लोग साथ हैं और इंसाफ की लड़ाई में लड़ेंगे। अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आपको भी उम्मीद होगी कि देखो पूरे देश अब ये जन जन की लड़ाई हो चुकी है, और मुझे पता कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, और आगे भी उम्मीद यही करते कि पूरा देश एक साथ एकजुट होकर खड़े हों, ताकि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी न्याय मिले। पहलवान अपनी प्रैक्टिस पे लगे, क्योंकि ओलंपिक आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाले हैं, उनकी ट्रायल्स होने वाली हैं। अभी मेरी बेटी तो छोटी है, लेकिन वहां पे जो बैठे हैं, बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, उनको तो ओलंपिक भी लड़ना है, एशियन गेम्स भी लड़ना है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़ करके, कि जितनी जल्दी हो सके पहलवानों की बात सुनी जाए और न्याय दिया जाए, ताकि फिर से पहलवान अपनी पहलवानी प्रैक्टिस में दोबारा आ जाए। मेरा एक अंतिम सवाल है। हरियाणा जिसकी पहचान कभी घूंघट से की जाती थी, बेटियों ने नई क्रांति की इबारत लिखने का काम किया। आज पहचान है बेटियों की वजह से। क्या ये जो घटनाक्रम पूरा चला है, क्या ये हरियाणा के कुश्ती जगत पर और खेल जगत पर समूचे में कहूँगा एक बड़ा डेंट नहीं साबित होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। जो बच्चे अभी, जो नई नई लड़कियां जो रेसलिंग में आई थी, जिसने अभी शुरू किया, 6 महीने हुए, साल हुआ है, अभी जिसने 2 महीने 3 महीने, सभी के पेरेंट्स के अंदर एक डर हो गया। जब इतनी बड़े लेवल की प्लेयर के साथ गलत हो रहा है, तो कल को क्या तुम्हारी बेटी भी, तो क्या उसके साथ गलत होगा नहीं? अगर सरकार खिलाड़ियों के साथ बैठ करके बातचीत करके, या जो भी है कानूनी प्रक्रिया से जल्द इस फैसले को निकालती है, फैसला होता है, तो कम से कम उन बच्चों का भविष्य फिर से जुड़ जाएगा। जितने लेट हो गए उनके मन में उतना ही डर होगा। रही बात हरियाणा की, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, अपने हरियाणा की 35 बेटियां सेलेक्ट हुई हैं। तो हम कहाँ कहेंगे सिर्फ खेल खेल नहीं, पढ़ाई के अंदर भी जिस राज्य से 35 बेटियां यूपीएससी का सिलेक्शन पास कर रही हैं, तो उसके अंदर तो मतलब पढ़ाई के अंदर भी हमारी बेटियां कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से ही ये नारा भी दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। साथ में एक नारा दिया था कि बेटी खिलाओ, बेटी खिलाओ। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बेटियां इंसाफ के लिए यूं अगर जंतर मंत्र जैसी जगह पर अगर लाठियां खाती रहेंगी, इंसाफ के लिए उनको अगर भीख मांगनी पड़ेगी, तो उस व्यवस्था पर सवाल पूछना बनता है। और हम वही सवाल जो जनता के सवाल बनते हैं वही पूछने का हमने काम किया है। नमस्कार।